सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम कक्षा 9वीं के राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो ये लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। बच्चों, इनके तो बारे में तो जो इसका परिचय है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदवहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। उनके बाल्यकाल का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे, अर्थात वो कई भाषाओं के जानकार थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी की स्टार्टिंग में, शुरुआत में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा वो यात्रा वृत्तांत के और यात्रा साहित्य के जरिए लिखा। वे हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। बौद्ध धर्म पर उनका शोध थेसिस हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है। उन्होंने बौद्ध साहित्य पर जो लिखा है, उन्होंने इस युग में बहुत परिवर्तन लाए हैं, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कॉकेकस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता रही है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते और ज्ञान प्राप्त करते, विभिन्न विषयों के बारे में, विभिन्न देशों के बारे में, विभिन्न धर्मों के बारे में। घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं, आदत नहीं थी, वरन धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, एक इतिहासविद, तन्मानवेशी, युग परिवर्तनकारी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, जो ये सदी है 21वीं सदी की, जो 21वीं सदी है, ये टेक्नोलॉजी की सदी है। तो इस 21 सदी के दौर में जब संचार क्रांति के साधनों ने समग्र विश्व को एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है, आप एक विदिन स्ट्रोक ऑफ सेकेंड आपकी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। हम भारत में रह रहे हैं और हम अमेरिका, इटली, स्पेन, चाइना सभी की खबरें बहुत थोड़े पलों में ही देख पा रहे हैं। तो ये पूरा विश्व है, एक गांव टाइप बन गया है। छोटे उसकी जो दूरी है, देखा जाए दूरी तो वही है, लेकिन जो कम्युनिकेशन की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है। तो ऐसी अवस्था में जब इंटरनेट द्वारा ज्ञान का समूचा संसार क्षण भर में एक क्लिक पर आपके सामने उपलब्ध हो, ऐसे में यह अनुमान लगाना कि कोई व्यक्ति दुर्लभ ग्रंथों की खोज में, दुर्लभ मीन्स जो आसानी से प्राप्त ना हो, ऐसे ग्रंथों की खोज में हजारों मील दूर पहाड़ों व नदियों के बीच भटकने के बाद उन ग्रंथों को खच्चरों पर लाद कर, खच्चर मीन्स म्यूल, एक तरह का जानवर, अपने देश में लाए, उन ग्रंथों को इतना पैदल चलने के बाद देश में लाए, रोमांचक लगता है। पर ऐसे ही थे भारतीय मनीषा के अग्रणी विचारक, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सार्वदेशिक दृष्टि एवं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान पुरुष राहुल सांकृत्यायन। ये उनके, मैं इसने पहले ही बताया कि घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं थी, बल्कि एक धर्म था, एक उनके एक जीने का सिद्धांत था, उनका ज्ञान प्राप्त करने का तरीका था। बच्चों, इनकी जो भाषा शैली रही है, राहुल जी की जो भाषा शैली है, इसमें विविधता के दर्शन होते हैं। डिफरेंट शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है। उर्दू, तिब्बती शब्दों का प्रयोग बखूबी किया है। उन्होंने क्षेत्र विशेष की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे हम ये आपको सामने चौंगी वर्ड आया है इसमें लासा की ओर में। चौंगी वर्ड तिब्बत में एक कूटने वाला जो यंत्र है उसके लिए हम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक यंत्र होता है कूटने के लिए, से हम चाय बनाते समय अदरक कूटते हैं, तो ये तो छोटा होता है, इससे बड़ा भी होता है जहाँ हम धान कूटते हैं। तो इस तरह ये चौंगी वर्ड है, ये तिब्बत में प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, हम बात करें इस पाठ परिचय की, तो एक मैं जैसा आपको पहले बताया बच्चों, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के आधार पर लिखा गया वर्णन है, जिसमें उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया है। इसकी कोई मंजिल नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती बच्चों। उनकी यह यात्रा रोमांच, उत्साह और फक्कड़पन का रोचक मिश्रण है। फक्कड़पन, फकीरी, मस्त रहना। इस पाठ में उन्हें 1930 में
लेखक द्वारा की गई तिब्बती यात्रा का वर्णन है। ल्हासा की ओर पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिकमंगों के छद्म वेश में की थी। छद्म मीन्स झूठा, नकली। उन्होंने भिखारी का वेश बनाया और वो तिब्बत यात्रा के लिए निकल गए। क्योंकि भिखारियों को रोक टोक नहीं होती, इसलिए उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा। अब बच्चों हम ल्हासा के बारे में बताएं हम तो ल्हासा जो है तिब्बत, ये जो इंडिया के बॉर्डर से सटा हुआ है, चाइना और ईस्ट तुर्किस्तान के बीच में है, जो आपके मैप में दिख रहा है बच्चों। ये जो इसमें दिख रहा है आपको कि ये तिब्बत है और यहाँ पे ये ल्हासा है। ओके बच्चों, अब हम देखें तो ये इसकी जो सीमाएँ हैं नेपाल से लग रही है। देखो यहाँ पे इंडिया नेपाल सटा हुआ है, इधर देखें हम चाइना से सीमा लग रही है इसकी, और ये ईस्ट तुर्किस्तान है और ये तिब्बत है। कहते हैं कि चाइना और तिब्बत पर ज़मीन का थोड़ा विवाद है, इसलिए चाइना ने इस पर अपना अधिकार किया हुआ है। बच्चों हम बात करें ल्हासा के, चलो हम थोड़ा सा ल्हासा भी घूम के आते हैं, उनके दृश्यों को देखते हैं। ल्हासा एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बहुत अच्छा देश है बच्चों। तो अच्छा स्थान है तिब्बत देश का एक अच्छा स्थान है। बच्चों देखते हैं हम ल्हासा के, देखो ये कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं आपको दिख रही हैं बच्चों, जिस प्रकार पहाड़ी इलाकों में होती हैं। और देखो ये यहाँ के मंदिर हैं, और यहाँ पे देखो ये यहाँ के पहाड़ी दृश्य हैं, और बच्चों ये ल्हासा के मंदिर हैं। बच्चों हम बात करें इस पाठ के सार की, पाठ का जो सार है उसमें लेखक ने बताया है कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी, बुरी प्रथाएं, जैसा कि आमतौर पर अन्य समाजों में होती है। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था, क्योंकि वो जागीर का मालिक होता था, इसलिए लोग उसे राजा की दृष्टि से ही देखते थे। उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी। तिब्बती समाज में खुलापन था, लोग खुले हुए थे। थोंगला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। यहाँ लंकोर के रास्ते में लेखक अपने साथियों से बिछुड़ जाता है। आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद थी। यहाँ एक मंदिर में उन्हें, शेखर विहार के एक मंदिर में उन्हें बौद्ध धर्म की 103 हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ मिलती हैं, जैसा कि इसमें नीचे दिखाया गया है। ये बच्चों हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ हैं बच्चों, जो इसमें बताया गया है कि वहाँ का समाज बहुत भोला भाला, जिस प्रकार का आमतौर पर एक पहाड़ी जो समाज होता है, पहाड़ी वातावरण होता है, उस प्रकार का ही उनका समाज था। लोग भोले भाले थे। बच्चों हम बात करें इस पाठ में मुख्य बिंदु क्या है, लेखक का तिब्बत की यात्रा करना भिखारी के छद्म वेश में, तिब्बत समाज के रीति रिवाज से हमको जानकारी प्राप्त होना, मक्खन और नमक वाली चाय का स्वाद। चाय हम सामान्य रूप से चाय की पत्ती और चीनी डाल के बनाते हैं, लेकिन यहाँ मक्खन और नमक डाल करके नमकीन चाय का आनंद है। खतरनाक डांडों की यात्रा है। डांडे बच्चों यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो स्थान है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। लेखक का अपने मित्र से बिछुड़ जाना लंकोर में, यात्रा में डाकुओं का भय रहना, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। सुमति से परिचय, शेखर विहार की यात्रा और धर्मचक्र की जानकारी। बच्चों इनको हम आगे के खंडों में पढ़ेंगे। हम अब बच्चों हम थोड़ा सा पाठ का क्रमिक विकास करते हैं, जैसा कि लेखक ने इस पाठ के पृष्ठों में वर्णन किया है। सबसे पहले लेखक अपने तिब्बत यात्रा के दौरान अपने रास्ते के विषय में बताता है कि वो जिस रास्ते से जा रहा है वो आम रास्ता नहीं है, वो आर्मी का रास्ता है, जिसमें चीनी पलटन जाती है, अपनी रसद सामग्री और हथियार ले जाती है। तो उस रास्ते से गए थे वो। वहाँ उन्हें कई परित्यक्त सेना के द्वारा छोड़े हुए किले मिलते हैं। लगभग पूरा रास्ता सुनसान है, निर्जन है। जगह जगह उन्हें स्थानों पर देवताओं के बने हुए छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात वो तिब्बत के लोगों के सहज स्वभाव और उनकी मदद करने की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं कि वो सभी लोगों की मदद करते हैं। सिर्फ निम्न स्तर के भिखारी को छोड़ करके उनके यहाँ कोई भी अतिथि आ गया तो उसका स्वागत सत्कार करते हैं। कोई भी अतिथि उनके घर के भीतर तक प्रवेश कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक और पाबंदी नहीं है। इसके बाद लेखक तिब्बती समाज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है।
जिसको हम बताया कि वहाँ पे लोग मासूम हैं, भोलेपन है, खुलापन है, वहाँ लोग छुआछूत को नहीं मानते, जाति प्रथा को नहीं मानते, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और औरतें पर्दा भी नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहाड़ी इलाका है, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, फिर भी वो पर्दा प्रथा को नहीं मानते हैं। बच्चों, इस पूरी यात्रा में उनको लेखक को एक मंगोल व्यक्ति मिलता है जो उसके लिए गाइड का और सहायक का काम करता है। वो उसका जो मूल नाम है वो लॉमजंग शेख था, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ, लेकिन लेखक अपनी सुविधा के लिए उसको सुमति नाम से पुकारता है। ये सुमति है, उसके आसपास के लोगों में बहुत जान पहचान है, वो मंगोल है, और लोगों को अपने आसपास के गांव में जो उसके यजमान हैं, यजमान मीन्स जहाँ वो पूजा पाठ अर्चना करवाते हैं, जो वो होस्ट हैं, उनके मेजबान जो उनके यजमान हैं, उनको वो गंडे ताबीज़ बांटने का आप कार्य करता है। इसके बदले में उन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। बच्चों, वहाँ के लोग मासूम हैं, भोले वाले हैं और अंधविश्वासी भी हैं। बच्चों, हम आगे की बात करें, इसके पश्चात लेखक थोंगला के पहले के गांव में अपने प्रवास, लोगों के आदर सत्कार और वहाँ के लोगों के छंग पीकर मदहोश होने के बारे में बताता है कि लेखक भिखारी के वेश में है, इसके बावजूद लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको रहने के लिए अच्छा स्थान देते हैं, खाने के लिए मिलता है, और सुमति की जान पहचान के कारण वहाँ वो अच्छे से रहता है। लेकिन वो देखता है कि लोग शाम के समय एक देसी मदिरा छंग पी करके मदोश हो जाते हैं और अपनी मस्ती में खो जाते हैं। इसके पश्चात वो तिब्बत के लोगों के सहज स्वभाव और उनकी मदद करने की प्रवृत्ति के बारे में वर्णन करता है। इसी मदद करने की प्रवृत्ति के कारण उनको अच्छा खाना और अच्छा रहने का स्थान मिलता है। लेखक बताता है कि सुमति की जान पहचान के कारण भिखारी के वेश में होने के बावजूद उन्हें वहाँ रहने को उचित आवास मिलता है। एक तो सुमति की जान पहचान, क्योंकि सुमति के वहाँ बहुत सारे यजमान हैं आसपास के गांवों में, और उस स्थान पर भी यहाँ पे बहुत सारे यजमान हैं। तो थोंगला से पहले के आखिरी गांव का वर्णन है ये, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत सहयोगी हैं, इसलिए उनको अच्छा स्थान मिलता है। इसके बाद वह लेखक है वहाँ के सबसे खतरनाक जगह डांडों और तिब्बत की कानून व्यवस्था का वर्णन करता है। उसका मानना है कि वहाँ हमेशा लोगों को मृत्यु का भय रहता है। वहाँ डांडे सबसे खतरनाक जगह है, निर्जन स्थान है और घुमाव वाले स्थान है, आसपास उनको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, एक ओर का व्यक्ति दूसरे ओर को दिखाई नहीं दिखाई पड़ता, और वहाँ की सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ लोग आम तरह, हमारे देश में इस तरह लोग लाठी डंडे लिए घूमते हैं, वहाँ पिस्तौल बंदूक लिए घूमते हैं। छोटा मोटा झगड़ा हुआ, गोली चला दी, बंदूक चला दी, व्यक्ति को मार दिया जाता है। दूसरा कारण भी हो सकता है कि कई बार उन लोगों को लूटने के उद्देश्य से भी पहले वो व्यक्ति को देखते हैं, इसके उनको अगर उनको ये विश्वास होता है इसके पास धन है, तो पहले उससे पूछते नहीं धन है आपके पास में, पहले उसे गोली मारते हैं और इसके बाद देखते हैं उसके पास कुछ है या नहीं है। तो बहुत ये बड़ी नकारात्मक पॉइंट है ये कि वहाँ पे लोग जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत की सरकार है कानून व्यवस्था पर अधिक खर्च नहीं करती, ना खुफिया विभाग पर खर्च करती है। मृत्यु होगी, कोई केस नहीं चलेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगा, और व्यक्ति आसानी से खुलेआम इसमें अपने मनमानी करता रहता है। बच्चों, आगे पढ़े हम, तो इसके पश्चात लेखक वहाँ के पहाड़ों और वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताता है। वहाँ ऊंचे ऊंचे स्थान हैं, भीटे हैं, डांडे हैं, और जो पहाड़ों पर बर्फ़ दिखाई पड़ती है, कई जगह नंगे नंगे पहाड़ हैं, बर्फ़ गिरी हुई है, कई जगह हरियाली भी है। और लेखक ये देखता है कि वहाँ पे जगह जगह पहाड़ों में जगह जगह स्थानों पर जानवरों की कटी हुई मुंडियाँ या कटे हुए सर पड़े हैं। तो उससे ये अनुमान लगाता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, वो अपने जो स्थान के देवता को बलि चढ़ाकर जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। इसके बाद वो लंकोर के मार्ग का वर्णन करता है, जहाँ वो एक गलत रास्ता चुनने के कारण और अपने घोड़े की धीमी गति में चलने के कारण अपने साथियों से जुदा हो जाता है। वो रास्ता भटक करके अलग हो जाता है, उसके साथी आगे तक पहुंच जाते हैं और वो गलत रास्ते का चुनाव करके उनसे छड़ जाता है। आगे जाकर उसे पता लगता है कि उसने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया है, बाद में वो सही रास्ता चुनाव करता है, फिर वो अपने साथी सुमति से जाकर के मिल पाता है। इसके बाद लेखक तिंगरी के विशाल मैदान और समाधिगिरी के बारे में बताता है। लेखक सुमति द्वारा वहाँ के मासूम लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाने वह बोध गया से लाए गए तथाकथित गंडों के बांटने का वर्णन करता है। सुमति है अपने यजमानों को ये कहकर के गंडे बांटता है कि ये जो गंडे हैं
वो अपने यजमानों की सुख समृद्धि की कामना से वो पवित्र स्थान बोध गया से लाया है। कई बार वो लाता भी है, लेकिन जब गंडे खत्म हो जाते हैं तो वो लोगों की भावनाओं से खेलता है। वो अपने पास कहीं से भी लाल कपड़ा लेकर के वो अपने से ही गंडे बना लेता है, जबकि उनके यजमानों को लगता है कि ये गंडे कहाँ से लाए गए हैं, ये गंडे बोध गया से लाए गए हैं। तो वो उनकी भावनाओं से खेलता है और इस कार्य के लिए गंडे बांटने के उद्देश्य से वह और धन कमाने के उद्देश्य से वह लेखक से कई बार आसपास के गांव में गंडे बांटने जाने की अनुमति मांगता है। लेखक कई बार उसको मना करता है, क्योंकि वो गंडे बांटने में 2 से 3 दिन लगा देता है और लेखक चाहता है कि उसकी यात्रा में विलंब ना हो, व्यवधान ना हो, इसलिए वो कई बार लेखक को मना भी करता है। लेखक कई बार सुमति को मना भी करता है। अब बच्चों हम बात करें, इसके बाद लेखक बताता है कि तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के मध्य बटी है। जागीरदार अर्थात जागीर के मालिक बना दिए गए हैं। जागीर मतलब जमीन के मालिक बना दिए गए हैं। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों और बिहारों के हाथ में है। मठ मतलब होते हैं बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके जो धर्म गुरु हैं, वो लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक मठ बना, कई सारे मठ बना रखे हैं। तो ये जागीर उन मठों में उनका जो हिस्सा कई मठों को जाता है। इन मठों को खेती के लिए मजदूर बेगारी मिल जाते हैं। बेगारी मतलब बिना मजदूरी के फ्री में काम करते हैं लोग उनके मठों के लिए, क्योंकि एक तो उनका धार्मिक प्रतिबद्धता भी है। खेती का इंतजाम देखने के लिए किसी भिक्षु को भेजा जाता है, जिसे नमसे कहा गया है, जो वहाँ के लोगों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता है। शेखर बिहार में खेती के मुखिया जो नमसे थे, बड़े भद्र पुरुष थे, जेंटलमैन थे। शेखर बिहार की जो लेखक बात करता है, लेखक को शेखर बिहार में के एक मंदिर में कंजुर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो बेसिकली पाली भाषा में दिए थे, तो उनकी ट्रांसलेटेड कॉपियां मिलती हैं, जो 103 कॉपियां हैं, हस्तलिखित कॉपियां, हाथ से लिखी कॉपियां मिलती हैं, जिन्हें वह पढ़ना चाहता है। सुमति लेखक से अपने यजमानों के पास जाने के लिए, गंडे बांटने के लिए, अपने यजमानों से मिलने के लिए शेखर बिहार में पुनः पूछता है। तो लेखक उससे इस बार मना नहीं करता है, क्योंकि उसे उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है। तो वो चाहता है कि चला जाए, 2 से 3 दिन लगाए, लेकिन इस बार सुमति बहुत जल्दी ही वापस आ जाता है और लेखक को अपना कार्य थोड़ा समाप्त करना पड़ता है। बच्चों अब थोड़े इसके पाठ में आए शब्दों के बारे में थोड़ा हम देखें। डांडा, डांडा होती है ऊंची ऊंची जमीन जो पहाड़ों में होती है। यजमान, जिनके घर अतिथि ठहरा हो, यज्ञ अनुष्ठान करवाता हो, तो जो जिनके घर करवा रहा है वो यजमान है। छंग, छंग एक मदिरा जैसा एक पेय पदार्थ होता है, शराब टाइप का, देसी शराब जिसको बोल सकते हैं। गंडे, गंडे आपको दिख रहा है ये इस तरह गंडे, जो मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, ये जो उसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का दिखा रखा है। बाकी जो बेसिकली गंडे होते हैं, लाल कपड़े में थोड़ा उसमें कुछ डाल करके और कपड़े को सिल दिया जाता है, उसे गंडा बना दिया जाता है। कहते हैं कि गंडा आपके ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी, देवताओं की कृपा रहेगी, तो आपको ये बुराइयों से बचाएगा, बुरी जो शक्तियों से आपको आपकी रक्षा करेगा। इसका कंडे, कंडे आपको दिख रहे हैं, आपके यहाँ पे बनाए जाते होंगे। वैसे ये भैंस के या गाय के गोबर को सुखा करके और बनाए जाते हैं। इनको काउज डंग केक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चों आगे देखें हम, भरिया, भरिया शब्द आया इसमें, भरिया बोलते हैं हम सामान उठाकर चलने वाला, भारवाहक, कुली जिसको हम बोले। थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है, जिसको हम आज के ज़माने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखें इसको हम, तो मैगी के अंदर हम उसमें पानी डाल दें और वेजिटेबल डाल दें तो वो थुक्पा बन जाता है। बच्चों और जो हम पहाड़ की सब संपदा है जिसमें हम डांडा हमने पढ़ लिया है। थोंगला, थोंगला एक तिब्बती सीमा का एक ऊंचा स्थान है। भीटे, भीटे एक जो जगह है वो टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान होता है। टीला, टीला जहाँ जमीन थोड़ी सी खट्टी हो जाती है, जो मिट्टी खट्टी हो जाती है, ऊंचा स्थान हो जाता है, तो टीला बोलते हैं। कंडे हमने भी पढ़ा है, कंडे हमने इसकी पिक्चर देखी है। सत्तू, सत्तू होता है जो भुने हुए अन्न, खासकर जौ और चने का जो आटा होता है, लोग उसको पानी में डाल करके घोल करके पीते हैं, इससे बड़ी शक्ति मिलती है लोगों को। थुक्पा भी हमने पढ़ा, अभी इसको थुक्पा क्या होता है वैसे। सत्तू है चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा अभी बताया आपको मैंने, लाल कपड़े में लाल कपड़े की छोटी छोटी चीरियाँ बना करके उनमें कुछ डाल करके उनको सिल करके जो लोगों के लिए दिया जाता है। चीरी, चीरी होती है चिरी, चिरी मतलब फाड़ी हुई। भरिया भी हमने देखा भारवाहक को कहते हैं। बढ़िया।
बच्चों, इस पाठ की मैंने आपको पूरी समरी, पूरा सारांश बताया है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, इसमें जो लेखक ने पूरे तिब्बत के समाज का और ल्हासा का और उनकी यात्रा के माध्यम से वहाँ के लोगों की परंपराओं का, सामाजिक जीवन का और वहाँ के लोगों के कानून व्यवस्था का, सबका इसमें वर्णन किया है। तो बच्चों, प्रस्तुत है आपके लिए वीडियो, कृपया इसको ध्यान से देखिए। धन्यवाद।